MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है ये इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो, जिसमें जितने पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगी। इससे पहले मैंने MP सेट के बारे में बता दिया है ऐसे ही पॉइंट वाइज, और इवन मैंने सेट का भी ओल्ड पेपर का वीडियो बना दिया है, सिलेबस का वीडियो बनाया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर का भी सिलेबस का वीडियो बन चुका है। धीरे धीरे करके मैं ओल्ड क्वेश्चंस पेपर भी अपलोड कर दूंगी। आप चाहो तो जियो एकेडमी से देख सकते हो, या कि फिर चाहो तो MPPSC के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं PDF प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगी क्योंकि बहुत ईजिली सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट से होता है ये असिस्टेंट प्रोफेसर। वैसे तो सभी सब्जेक्ट से आप होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन जिस सब्जेक्ट में वैकेंट सीटें रहेंगी तभी तो आप अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना। तो पहले हम देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है ना, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात ये जो कि आप लोग को बहुत डाउट रहता है कि यदि आपने नेट क्वालिफाई किया है लाइफ साइंस से तो आप एक्वाकल्चर में आ सकते हैं, मतलब एक्वाकल्चर ही कहलाएगा यदि लाइफ साइंस से किया है, ठीक है ना। रसायन शास्त्र किया है तो केमिकल साइंस में मतलब रसायन शास्त्र यदि आपका सब्जेक्ट है और आपका नेट में क्या माना जाता है, केमिकल साइंस। इसी तरीके से सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम चलते हैं सब्जेक्ट के विषय में, अब बात कर लेते हैं। जैसे वनस्पति बॉटनी से फॉर्म भरना चाहते हैं और आपका सब्जेक्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, बायो साइंस, केमिकल इन्वायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इंफॉर्मेटिक्स साइंस, ठीक है, इसी तरीके से जेनेटिक्स, तो आप बॉटनी से फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से कॉमर्स से फॉर्म भरने के लिए यदि आपके पास मतलब कॉमर्स तो है आपका, ठीक है ना, यदि आपने अकाउंटेंसी से करी या कि फिर मैनेजमेंट से करा या कि फिर अकाउंट्स मैनेजमेंट से करा है तो भी आप कॉमर्स में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि मान लीजिए वैकेंसी आई वाणिज्य में, लेकिन आपने मैनेजमेंट से करा है ना, या कि फिर आप अकाउंटेंसी से करिए, तो फिर आप कैसे फॉर्म भरेंगे, आप कॉमर्स में फॉर्म भरेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक्स का है सब्जेक्ट। यदि आपने MBA करा है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBE करा है ना, MBA नहीं, MBE। इसी तरीके से यदि आपने अप्लाइड इकोनॉमिक्स से करा है तो आप इकोनॉमिक्स से फॉर्म भर सकते हैं। भूगोल, ज्योग्राफी, यदि आपने समुद्र विज्ञान से करा है या फिर मौसम विज्ञान से आपने MSc करी है तो भूगोल से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। भूगर्भ शास्त्र, अप्लाइड जियोलॉजी, है ना, पैलेंटोलॉजी, जियोफिजिक्स, भूविज्ञान, रिमोट सेंसिंग, इनसे आप कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। हिंदी, भाषा विज्ञान या अनुवाद विज्ञान से यदि आपने MA करा है तो आप हिंदी से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए, इतिहास, हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। कभी भी इसमें क्या होता है कि यदि आपने इनमें से MA करा है तो आप हिस्ट्री से फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर कभी कभी एंशियंट हिस्ट्री से फॉर्म आ जाता है तो आप शायद ही इससे भर पाएंगे, किससे, मेडिवल हिस्ट्री से भर पाएंगे फॉर्म। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आपने प्राचीन हिस्ट्री या कि मेडिवल हिस्ट्री या कि मॉडर्न हिस्ट्री इनमें से किसी से भी MA करा है तो आप इतिहास से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कभी भी एंशियंट हिस्ट्री से भी, प्राचीन इतिहास से भी वैकेंसीज आती हैं, तो आप प्राचीन इतिहास से आपने करा है तो प्राचीन इतिहास के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। गणित, मैथ्स के लिए आप कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंडस्ट्रियल मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, स्टैटिक्स मैथ, मैथमेटिकल साइंस, इनमें से किसी में से आपने यदि MSc करी है तो आप मैथ्स से फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से भौतिक शास्त्र, व्यवहारिक भौतिकी, अप्लाइड फिजिक्स, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें से किसी से भी आपने MSc करी है तो आप फिजिक्स से फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। राजनीति शास्त्र, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल रिलेशंस, क्या तो राजनीति शास्त्र से फॉर्म भर सकते हैं यदि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या कि इंटरनेशनल रिलेशन है। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, यदि आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी से भी करा है तो भी आप साइकोलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, सोशल वर्क से करा या फिर एंथ्रोपोलॉजी से करा तो आप सोशोलॉजी में फॉर्म भर सकते हैं। प्राणी शास्त्र,
मत्स्य फिशरीज, एक्वाकल्चर, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, लिम्नोलॉजी, एंटोनोमोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो साइंस, जेनेटिक्स और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इनमें से आपने किसी से भी एमएससी करी है तो आप जूलॉजी से फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहो तो बॉटनी से फॉर्म भर दो या फिर जूलॉजी से फॉर्म भर दो, जो भी आपका मन करे उससे फॉर्म भरो। लेकिन जब पर्टिकुलर बायोकेमिस्ट्री का आएगा तो यदि आप भरना चाहो जूलॉजी से तो फॉर्म भर सकते हो। मतलब सब्जेक्ट मतलब एक दूसरे के ये पूरक ही हैं। ठीक है। रसायन शास्त्र, यदि आपने अप्लाइड केमिस्ट्री से करा है एमएससी, या कि इन्वायरमेंटल साइंस से करा है एमएससी, या फार्मास्यूटिकल एमएससी से करा है, या फिजिकल केमिस्ट्री से करा है, तो रसायन शास्त्र मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री से फॉर्म भर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हो गई, इसी तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई, तो आप रसायन शास्त्र से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। यदि आपने संस्कृत है आपका सब्जेक्ट और योग भी है आपका सब्जेक्ट, मतलब योग है आपका सह विषय, तो आप संस्कृत से भर सकते हैं। ठीक है। ये लिखा हुआ है, कॉलम 2 में उल्लिखित विषयों के सह विषय कॉलम 3 में दिए गए हैं तथा कॉलम 2 में उल्लिखित विषयों हेतु, मतलब 2 के विषय हेतु, जो मतलब ये जो कॉलम है ये दूसरा है, 1 मिनट में बता देती हूँ आपको। ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। कॉलम 2 में उल्लिखित विषयों के सह विषय कॉलम 3 में दिए गए हैं तथा कॉलम 2 में उल्लिखित विषय हेतु 3 विषयों के संबंधित अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना। और एक और कंडीशन है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक से अधिक विषयों के सह विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि की अर्हता रखते हैं को किसी एक मुख्य विषय के रिक्त पदों में ही सम्मिलित होने की पात्रता रखते हैं, जैसे जूलॉजी और बॉटनी में हो गया। ठीक है ना। तो यदि आपने बायोकेमिस्ट्री से करा है और बायोकेमिस्ट्री की कोई पोस्ट नहीं आई है, तो आप चाहोगे कि मतलब बॉटनी से भी कर दें। देखो बॉटनी में भी तो बायोटेक है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, बायोटेक्नोलॉजी इसमें भी है, बॉटनी में भी है और जियोलॉजी में भी है। कहाँ गया ये देखिए, कहाँ गया बायोटेक्नोलॉजी, ये देखिए। तो आप एक ही विषय चूज कर सकते हो, जूलॉजी या बॉटनी, है ना। तो ये है। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। ठीक है ना। ये तो हमने सब्जेक्ट की बात कर ली है। तो चलिए, जो पहले नियम जो था मैं उसी नियम के अकॉर्डिंग बताऊंगी। और अब क्या होता है ना, नियम चेंज होते हैं, बदलते हैं और ख़त्म भी होते हैं, है ना। तो इस पर आप मत जाइएगा। तो देख लेते हैं, आपके एमएससी में या एमए में 55% होना चाहिए। ठीक है। और यदि आपने स्लेट या नेट क्वालिफाई करा, इससे पहले नेट और सेट को एलिजिबल करा था इन लोगों ने, यदि आप नेट और सेट क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल थे पहले। अब पता नहीं जब न्यू वैकेंसी आती है क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या पीएचडी को ही वैलिड कर देंगे ये, तो इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो इसमें सब लिखा हुआ है। हाँ, यदि आपकी पीएचडी है या एमफिल है तो देख लीजिए, साफ साफ शब्दों में लिखा है, इसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अभ्यर्थी को केवल नियमित पद्धति में ही पीएचडी उपाधि प्रदान की गई हो तभी इसके लिए एलिजिबल होगा। ठीक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और दूसरा है, कम से कम 2 बाह्य परीक्षकों द्वारा शोध प्रबंध का मूल्यांकन किया गया हो, एक बार नहीं 2 बार। गा है, अभ्यर्थियों ने अपने पीएचडी शोध कार्य में 2 शोध पत्र, मतलब 2 पेपर, रिसर्च पेपर पब्लिश किए गए हों और कम से कम 1 पत्र संदर्भित रेफरेंस जर्नल में प्रकाशित हो, जो भी रेफरेंस जर्नल है उसमें प्रकाशित हो। ठीक है ना। कहा है, अभ्यर्थी ने अपने पीएचडी शोध कार्य में 2 पेपर संगोष्ठियों सम्मेलन में प्रस्तुत किया, मतलब कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया हो 2 पेपर संगोष्ठियों में। ठीक है। एक तो शोध पत्र प्रकाश, मतलब 2 पेपर पब्लिश होने चाहिए और 2 पेपर कॉन्फ्रेंस में सम्मेलन होना चाहिए, 2 पेपर संगोष्ठियों में सम्मेलनों में प्रस्तुत किए हो गए हों। डा है, अभ्यर्थियों का मौखिक साक्षात्कार संचालित किया गया हो, है ना, जिसमें कुलपति ये सारे लोग हों, मतलब प्रॉपर तरीके से हुआ हो आपका पीएचडी।
अदरवाइज़ आप इस उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे कि पीएचडी कर लिया है तो आपको मान ही किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और लिखा ऐसे विषय जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट और सेट के संचालित नहीं किए जाते उनके लिए नहीं नहीं होगी। मतलब ऐसे विषय जिनमें इसी प्रकार के स्नातकोत्तर कार्यक्रम नेट सेट के लिए हाँ, मतलब जिस तरीके से इनका जो है सब्जेक्ट नहीं है तो भी उन्होंने नेट और स्लेट कर लिया है तो अच्छा हाँ, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए जिसमें नेट और स्लेट नहीं होता है और आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी आई है और यदि आप जो है आपके पास नेट और स्लेट नहीं होगी, जब नेट स्लेट होता ही नहीं है उस सब्जेक्ट से तो फिर जो है कैसे करोगे, इसलिए नेट और स्लेट की अनिवार्यता नहीं होगी। मतलब जिन विषय में नेट और स्लेट नहीं होता है यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यदि एमए या एमएससी है आपका तो ठीक है। तो मतलब घबराने वाली बात नहीं। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं उसको, ज्योतिष से करते हैं, है ना, तो शायद ही उसमें शायद ज्योतिष से होता हो। तो यदि आपने नेट सेट क्वालिफाई नहीं है, यदि आपका एमए बस है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे इस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि नहीं आई? एक बार फिर से समझा देती हूँ। ऐसे विषय जिनके नेट और सेट का पेपर नहीं होता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में वैकेंसी आती है और इस तो आप एलिजिबल होगे, क्योंकि उस विषय से ना तो सेट हुआ है ना तो नेट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेंगे कि 55%, 1 मिनट, ठीक है, ये सब हाँ, ये तो बात की बात है। चलिए अब इससे पहले अपन क्या देखने वाले थे, लीजिए हाँ, अब हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष पूर्ण ना की हो। मध्य प्रदेश के बाहरली हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, 28 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो गई। मतलब 21 साल से लेकर के 40 वर्ष की आयु थी मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए, मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 28 वर्ष थी। अब नया रूल क्या आता है कुछ भी नहीं पता। कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया था, शायद उन लोग को नियुक्ति मिल गई है कि 28 क्यों रखा है, क्योंकि एमपीपीएससी के थ्रू जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनको जो है तो सभी स्टेट के लिए खुला रहता है ना, कि आप उसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं लगा सकते हो। तो जिसमें नोटिफिकेशन में तो यही लिखा था कि 28 एज तक ही मतलब 28 एज की आयु पूर्ण ना की हो, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से यदि जो लोग भी SC ST या OBC हैं उनको 5% छूट मिलती है, तो मतलब 45 एज है उनकी तो वो अप्लाई कर पाएंगे, 45 मतलब पूर्ण ना की हो। ठीक है, तो अब आपने देख लिया। चलिए क्या क्या हो गया इसमें, हो गया है कि कितने सब्जेक्ट से होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो गया, आयु सीमा भी हो गया, एज लिमिट हो गया, मूल निवासियों के लिए कितना, अदर स्टेट वालों के लिए कितना। ठीक है ना, और यदि आप लोग ऑब्जेक्शन करते हैं तो आयु सीमा में छूट मिल जाती है जो कि अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए, लेकिन उनको कोर्ट वोट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं अपन और आगे। अब हम परीक्षा योजना की बात कर लेते हैं कि कितने अंकों का होता है। 400 अंकों का होता है ये, 200 क्वेश्चन रहते हैं और साक्षात्कार होता है 50 नंबर का। लेकिन इस बार साक्षात्कार नहीं हुआ था, केवल आपको अंकों के आधार पर मार्किंग हुई थी। कुछ एक्सपीरियंस होता है अतिथि शिक्षकों का, मतलब गेस्ट टीचरों का, गेस्ट फैकल्टीज़ का, तो उन अनुभवों के आधार पर हुआ था। ठीक है, उनको भी अनुभव मिला था जिनको जो 28 साल से कम है, जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनको भी अनुभव मिला था, लेकिन उन्हें आयु सीमा में छूट नहीं मिली थी। गेस्ट फैकल्टी वालों को आयु सीमा में छूट मिली थी। ठीक है ना, जैसे नया नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दूंगी, लेकिन ओल्ड के अकॉर्डिंग यही है। ठीक है, तो देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। एक ही प्रश्न पत्र होगा जो कि विज्ञापित पद से संबंधित विषय होंगे, जो भी वैकेंट सीटें होंगी उसके अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट वाइज मतलब पहले से ही बता दिए जाएंगे कि रसायन शास्त्र में इतने 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 पद खाली हैं,
तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने संबंधित विषय से ही लिखित मतलब क्वेश्चंस रहेंगे। लिखित परीक्षा के कुल अंक 400 रहेंगे, मतलब 200 नंबर का होगा। मतलब 200 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, ये देखिए 50 साक्षात्कार है तो 450 का हो गया टोटल। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। प्रश्न पत्र योजना जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और दो अंकों के होंगे, कुल 200 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से प्रश्न पत्र का पूर्णांक 400 का होगा। अवधि 3 घंटे की होगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होगा, किंतु भाषागत विषयों के प्रश्न पत्र रचना केवल संबंधित भाषा में ही आएगा। ठीक है ना। लिखित परीक्षा में मतलब उत्तीर्ण होने के बाद यदि आपके बस मान लो कुछ वैकेंट सीटें हैं चार, यदि आपके परसेंटेज आए, आप यूआर से बिलोंग करते हैं और सबसे 4 लोग ही बैठे, ठीक है ना, तो यदि आपके 40% से कम आ गए, यदि आप यूआर से बिलोंग करते हो तो आप जो है यदि एक सीट भी है यूआर की तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन कितना है, 40% क्वालिफिकेशन है यूआर वालों के लिए। एससी एसटी या ओबीसी वालों के लिए कितना है, 30%। यदि मान लो कोई भी एक विषय है जिसमें 3 पोस्ट आई है और बहुत कम बच्चे पास हुए हैं, मतलब पास मतलब नंबर बहुत कम लोगों के आए हैं, तो यदि 2 सीटें हैं एससी की लेकिन आपके परसेंटेज 30% आए हैं, 30% से कम आए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें न्यूनतम उत्तीर्ण का परसेंटेज है 30%, एससी एसटी ओबीसी वालों के लिए, और यूआर वालों के लिए 40%। ठीक है। और इसी तरीके से ये साक्षात्कार लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणानुक्रम में विभिन्न प्रवर्गों से भरी जाने वाली कुल रिक्तियों की संख्या के 3 गुना, मतलब 3 गुना लिया जाएगा। फिर उसके बाद समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदक साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जाएंगे। एक बात और बता रही हूँ, इस बार इंटरव्यू नहीं हुआ था, नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, नियम बनते और बदलते हैं। ठीक है ना। और अतिथि विद्वानों की वरीयता के आधार पर अंक मिले थे उस टाइम में। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब अंतिम चयन सूची बनी थी तो उसमें लिखित परीक्षा साक्षात्कार से प्राप्त अंकों के योग में अतिथि विद्वानों के द्वारा वरीयता अंक को जोड़कर, है ना, कालखंडों के अकॉर्डिंग उनको वरीयता अंक दिए गए थे। वो चाहे अदर स्टेट से हो चाहे इसी स्टेट एमपी स्टेट से हो, तो भी उन्हें मिले थे अंक। गुणानुक्रम के आधार पर घोषित किया जाएगा, यही किया गया था। ठीक है। अब एक बात और देख लेते हैं, वेतन कितना वेतन रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कहाँ गया ये कालखंड है शायद, है ना, एक मिनट, कालखंड भी दिखा देती हूँ आप सभी को। ये है कालखंड, कितने कालखंड लिया गया हो ये सारे अंक मिलेंगे ऐसे करके। ठीक है ना। ओनली वरीयता अंक का लाभ मध्य प्रदेश के मूल निवासी विद्वान और मध्य प्रदेश से बाहर से आए विद्वानों के लिए मान्य होगा, लेकिन आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी, याद रखना। ठीक है ना। यदि आपके पास 1 ईयर का शैक्षिक सत्र अनुभव के 4 अंक प्राप्त होंगे, यदि आपका 1 वर्ष का है तो 4 अंक प्राप्त होंगे। ठीक है ना। मतलब मिले थे उस बार, इस बार पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या दिखा दूँ आपको, वेतन दिखा देती हूँ कितना वेतन मिलेगा। ये है वेतन, इतना रहेगा वेतन, इतना। ठीक है। चलिए सभी को थैंक यू।